नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं yourguruji.com में। तो जैसा कि थंबनेल से ही आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सर्वर भी डिस्कस करने शॉर्टकट जा है, रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, हम लोग डेव से यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए भाई। तो लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब डिस्कशन शुरू करते हैं यहाँ से, फाइन। तो सबसे पहले क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, ये मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, तो लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस इज क्लास। ओके, फाइन। तो सी प्लस प्लस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? क्लास है, क्योंकि सी प्लस प्लस का पर्पस क्या है आपके लिए? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप करना। ओके, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको जब भी बनानी होती है, आपको वहाँ पे खुद के डेटा टाइप क्रिएट करने होते हैं। तो खुद के डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? क्लास यूज करना पड़ता है। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस इज क्लास। ओके, अब क्या लिखा है? तो द क्लास इज एक्सटेंशन टू द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो सी में जो स्ट्रक्चर यूज करते थे ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्लास यूज करते हैं, बट इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ओके, तो लिखा है इट इज अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ डेटा टाइप। ये नए तरीके से डेटा टाइप को क्रिएट करने का तरीका आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? चलिए, अब लिखा है अ क्लास इज द वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। तो जैसे मैंने कल बताया था कि सपोज आपको कस्टमर नाम का क्लास बनाना है, तो क्लास क्या करता है? क्लास सारे एट्रीब्यूट को और जो फंक्शनैलिटी आप कस्टमर को देना चाहते हो उनको एक ग्रुप में बांध देता है। तो क्लास के अंदर क्या क्या होता है? क्लास के अंदर होते हैं डेटा मेंबर्स। ठीक है ना? तो लिखा इट इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। तो जब आप क्लास बनाते हो तो उसमें फील्ड्स बनाते हो ना, तो फील्ड्स होल्ड करता है आपके लिए डेटा, और उस डेटा पे आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये कौन बताता है? उस क्लास के फंक्शंस बताते हैं। ठीक है, तो लिखा इट अलाउ द डेटा एंड फंक्शन टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर क्लास चाहे तो अपने फंक्शन, अपने डेटा को बाहरी दुनिया से हाइड करके रख सकता है। ठीक है, कहते हैं तो पहला फीचर तो आपको यहीं पे पता चल गया आपको। उसका क्या? इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। तो ये काम कौन करता है आपके लिए? ये काम आपके लिए क्लास करता है ना। तो क्लास आपके इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के अंदर दवाई भरी रहती है, तो जब आप कैप्सूल को ओपन करोगे देन वो दवाई आपको मिलती है। ठीक है ना? तो वैसे क्लास इज एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो क्लास अपने अंदर क्या क्या रखता है? कुछ फील्ड्स रखता है जो ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता है, और कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट उन फील्ड्स की वैल्यू को बदल पाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो क्लास एक डेटा टाइप है। तो क्लास जब आप बनाते हो तो डेटा टाइप भी हम डिसाइड करते हैं, और उसके ऑपरेटर भी हम बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई भी, किसी को भी? ठीक है, तो कल मैंने बताया था ना क्लास में क्या क्या होता है हमारे। जब हम क्लास बनाते हैं तो क्या होता है उसमें? फील्ड्स होते हैं जो आपके लिए डेटा होल्ड करते हैं, और फंक्शंस होते हैं जो उन डेटा पे टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक, चलिए, वेरी गुड, फाइन। चलिए, उस कंसेप्ट ही सीखने हैं यहाँ पे, मैं कुछ नहीं। अच्छा, अब लिखा है जस्ट मिनट। So the variable declare inside the class are known as data member। तो जिन प्रॉपर्टीज जो होती है ना, प्रॉपर्टीज जो हमारे ऑब्जेक्ट के फीचर्स हमको बताती है, उन्हें हम डेटा मेंबर भी कहते हैं। एंड द फंक्शन आर नोन एज मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल आप बनाओगे क्लास के अंदर उन्हें कहेंगे हम डेटा मेंबर, और जो फंक्शन बनाओगे आप क्लास के अंदर उन्हें हम कहेंगे मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन उस क्लास के डेटा मेंबर पे ही काम करते हैं। ठीक है भाई? ठीक है, तो क्लास क्या कंटेन करता है? कुछ वेरिएबल कंटेन करता है और कुछ फंक्शन कंटेन करता है। तो वेरिएबल हम यूज करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, और फंक्शन को यूज करते हैं उस डेटा की वैल्यू को चेंज करने के लिए। फाइन, चलिए, ओके।
ठीक है। अब लिखा है द बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल क्लास वेरिएबल इज रिफर्ड टू एज इनकैप्सुलेशन। तो जब हम किसी क्लास के अंदर डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन बना लेते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे, हम उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। हमने अपने डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया एक साथ, मतलब अब ये बाहरी दुनिया से हिडन है फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर प्राइवेट। मतलब जब भी आप कोई क्लास बनाओगे और उसके अंदर आप कोई मेंबर बनाओगे ना, तो बाहरी दुनिया उनको एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है। देन एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। तो एक क्लास बनाया एबीसी नाम का। ये क्या है, ये क्लास का मेंबर है, इंटीजर ए। ठीक है। ये दूसरा मेंबर है क्लास का कैर बी। ओके। अब यहाँ तक जो ए और बी है ना, इन दोनों का नेचर है प्राइवेट। तो जब भी आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाओगे ना, ठीक है, और उसके साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करोगे, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो मैंने कल बताया था ना आपको, पब्लिक मतलब जो चीज मैं क्लास के बाहर शेयर करना चाहता हूँ उससे मैं क्लास के अंदर पब्लिक बना दूंगा। जो चीज मैं अपने चाइल्ड को प्रोवाइड करना चाहता हूँ उसको मैं क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड बना दूंगा, और जो चीज मैं क्लास के अंदर ही रखना चाहता हूँ उसे मैं बना दूंगा प्राइवेट। ओके। तो जब आप कोई मेंबर बनाते हो, यहाँ पे ए और बी मैंने बना दिया, तो इसके साथ मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर पास नहीं किया। जैसे जो आगे मैंने पब्लिक में एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन पब्लिक के नीचे लिखा है मैंने। मतलब क्लास के अंदर पब्लिक अगर आपने लिख दिया तो पब्लिक के बाद आप जितने भी मेंबर बनाओगे ना, उन्हें सबका नेचर क्या होगा, वो पब्लिक होंगे। तो पब्लिक शुरू हो गया तो उसके नीचे जो भी लिखोगे सब पब्लिक हो जाएगा। ओके। बट इसके लिए मैंने कोई चीज मेंशन नहीं किया ना, तो पब्लिक के ऊपर वाली चीजें बाय डिफॉल्ट कैसी होती हैं, प्राइवेट होती हैं। मतलब ए और बी की वैल्यू को आप क्लास के बाहर से यूज नहीं कर सकते हो, बट आप यहाँ पे गेट वॉइड को, इन फंक्शंस को क्लास के बाहर से यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यही लिखा है बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास है प्राइवेट। तो अगर आपने मेंबर के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो वो प्राइवेट माने जाते हैं, मतलब इनकी वैल्यू को क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए भाई। ओके, ये आपका फंक्शन हो गया, और ये बनाया आपने क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मेरे डेटा टाइप का नाम क्या है, मेरे डेटा टाइप का नाम है एबीसी, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी ओ1। तो एबीसी इज माय डेटा टाइप, ओ1 इज वेरिएबल ऑफ टाइप एबीसी। नहीं, प्राइवेट, जो प्राइवेट मेंबर है ना, देखो ये जो दोनों मेंबर है ना, ये इसी क्लास की बॉडी का पार्ट है कि नहीं। तो यहाँ बताइए, अगर मुझे एक चीज बताइए पहले आप लोग, किस क्लास की बॉडी में कितने डेटा मेंबर हैं या कितनी प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी। इंटर क्या है, तो डेटा टाइप है भाई। प्रॉपर्टी एक ए, एक है बी। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जी, रोहित जी, ठीक है ना। ओके। तो इस समय आपकी इस क्लास में दो डेटा मेंबर हैं ए और बी, और दो मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं। मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं, मेंबर फंक्शन। एक है void गेट शो, हाँ बिल्कुल, एक है गेट, एक है शो। फाइन, फाइन। तो यहाँ पे अब एबीसी का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होंगी ना, वो एबीसी का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एबीसी का वैल्यू बनाया ओ1। अब इस ओवन के अंदर क्या क्या पावर है, ये ओवन अपने अंदर दो वैल्यू रख सकता है, एक ए के लिए, एक बी के लिए। ठीक है।
तो O1 की प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने अंदर दो वैल्यू रख सकता है, एक ए की और एक बी की। तो ए और बी क्या हो गया, O1 की प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब इस ए और बी में जो भी वो डेटा स्टोर करेगा ना, ठीक है, स्टोर करने के लिए वो यूज करेगा गेट फंक्शन, और डिस्प्ले करने के लिए यूज करेगा शो फंक्शन। ओके, तो गेट और शो क्या है, दो फंक्शन है जो आपका ऑपरेटर अपने इन वेरिएबल्स के ऊपर कॉल करेगा। तो गेट के थ्रू O1 क्या कर सकता है, ए और बी को वैल्यू असाइन कर सकता है, और शो के थ्रू ये क्या कर सकता है, ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता है। ओके, तो ये आपका OB1 है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, बट आपने इसको मेन के अंदर बनाया है। तो अगर आप कोशिश करोगे ए और बी की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करना, तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, अब यहाँ पे पढ़िए थोड़ा सा उसके बारे में। तो इन क्लास द क्लास वेरिएबल आर नोन एज ऑब्जेक्ट। तो जब भी क्लास हम बनाते हैं, क्लास में जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे O1 है, हम इन्हें ऑब्जेक्ट, ये क्लास का ही तो वेरिएबल है, एबीसी का वेरिएबल। तो क्लास के वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। फाइन, ओके, अनोन एज ऑब्जेक्ट। तो O1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे O1 का डेटा टाइप क्या है, एबीसी। अगर मैं आपसे बोलूं ए का डेटा टाइप क्या है, तो आप बोलोगे इससे पहले जो है इंट। बी का डेटा टाइप क्या है, कैर। O1 का डेटा टाइप क्या है, एबीसी। तो एबीसी क्या है, ये मेरा डेटा टाइप है। ठीक है ना, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ वेरिएबल ऑफ एनी बेसिक टाइप। ठीक है, जैसे आप और वेरिएबल बनाते हो ना, वैसे आप क्लास का भी वेरिएबल बनाओगे। ओके, तो द नेसेसरी मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट एट द स्टेट। तो जैसे आप यहाँ पे रन टाइम पे आपका प्रोग्राम रन करेगा ना, एबीसी O1 आपने लिखा, तो रन टाइम पे आपके O1 को क्या मिलेगा, मेमोरी मिलेगी। कितनी मेमोरी मिलेगी, जितना आपके यहाँ पे आपके मेंबर का साइज है, इतना मेमोरी मिलेगा। ओके, फाइन। एंड देन लिखा क्लास स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड ओनली अ टेम्पलेट एंड डज नॉट क्रिएट एनी मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट। तो जो क्लास है वो सिर्फ टेम्पलेट होता है, वो ऑब्जेक्ट के लिए कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करता है। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट कब होगी, जब आप लिखोगे एबीसी O1। तो क्लास आपके लिए कोई भी काम नहीं करता है, ये सिर्फ ब्लू प्रिंट है, नक्शा है। ये तो ये बता रहा है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, उसके अंदर क्या क्या पावर होगी। उसके अंदर पावर होगी ए और बी की वैल्यू कंटेन करने की, और पावर होगी ए और बी की वैल्यू को गेट और सेट करने की। है ना, तो वी हैव टू प्रॉपर्टीज एंड वी हैव टू मेथड्स। ठीक है, तो O1 अपने क्लास के मेंबर्स को, ठीक है, और फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। बट ये दोनों प्राइवेट है ना, तो सीधे आप O1 के थ्रू ए और बी को एक्सेस नहीं कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कहानी है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो पहले क्लास मैं आप लोगों के लिए बना दूं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, स्टूडेंट का या फिर एम्प्लॉय का। मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मुझे एम्प्लॉय टाइप का डेटा टाइप क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लास और फिर अपनी क्लास का नाम। ठीक है, अब एम्प्लॉय में आप क्या क्या चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो मैंने कहा मुझे चाहिए एक इंट एम्प्लॉय आईडी। ओके, फिर लिखा मैंने कैर। यार यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, पता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, आपका स्ट्रिंग भी चल जाएगा। नेम, ठीक है, और फ्लोट, सैलरी। ऐसे ये वैसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं उठाता है कि नहीं उठाता है स्ट्रिंग। और एक सेमीकोलन भी जरूरी है कि यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन एंड हो रही है। ओके, तो चलो चल तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो स्ट्रिंग टाइप का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप वही पुराना तरीका हम कैर भी यूज कर सकते हैं ना, ऐसे। और स्ट्रिंग यूज करना क्यों फायदेमंद है, क्योंकि स्ट्रिंग को भी आप सिंपल वेरिएबल की तरह तरह पे यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे परसेंटेज सी वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा, तो सीधे हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग ही यूज कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग भी यहाँ पे डेटा टाइप आपको दे दिया गया है, जिसे आप यूज कर सकते हो नेम जैसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो साइज भी देने की जरूरत नहीं है, पाए ना। तो फिलहाल मैंने क्लास बना लिया आपके लिए इस तरीके से। ओके, तो ये मेरा डेटा टाइप यहाँ पे रेडी है।
अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, और कुछ भी नाम दे दो, E1 नाम दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, एम्प्लॉय E1 या EMP1 या EMP के नाम से बना दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे आप ये काम करते हो ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है। मैं आपको मेमोरी एलोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये कोड लिखा, आपने अपना प्रोग्राम लिखा, इस तरीके से आप जब इसको रन करोगे ना, तो रन टाइम पे क्या होगा, आपका एक वेरिएबल बन जाता है कुछ ऐसे EMP के नेम से। ठीक है, ये आपने एम्प्लॉय EMP बनाया ना, अब ये वेरिएबल क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में कहीं बनता है ना, तो आपका जो वेरिएबल है ना EMP, जिसका आपने वैल्यू असाइन की है, वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ये EMP का ऑब्जेक्ट है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसे पॉइंट कर रहा है। अब जो EMP है, EMP के अंदर वो तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर EMP के लिए तीन प्रॉपर्टीज बनेंगी। एक बनेगी EID, एक बनेगा नेम, और एक बनेगा इसका सैलरी। ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइन। तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी में, इस ऑब्जेक्ट को हम EMP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो ऐसा ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन जाएगा, उसे EMP पॉइंट करने लगेगा। EMP आपका एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये मेमोरी में क्रिएट होते हैं, उसका रेफरेंस EMP होल्ड करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। यहाँ पे EMP ऑब्जेक्ट नहीं है, EMP उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, क्योंकि अगर मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए कोई वेरिएबल आपके पास नहीं होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को से आप इंटरेक्ट कैसे करोगे। ठीक है ना, तो ये है आपका वेरिएबल। तो ये बनते हैं स्टैक में, और ये बनते हैं आपके स्पेशल मेमोरी एरिया हीप में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, रन टाइम पे ग्रो और श्रिंक हो सकते हैं ना, इसीलिए उनको उनको एक अलग मेमोरी एरिया में जगह मिलती है, हीप कहते हैं उसे। और जो आपके लोकल वेरिएबल्स ना स्टैक में बनते हैं, और ये इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने अंदर रखे हुए है। ऑब्जेक्ट का नेम EMP नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट तो एक मेमोरी लोकेशन है, उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे EMP। ठीक है, आज लिखते हैं A इक्वल टू 10, हम लिखते हैं तो 10 तो वैल्यू होता है, फिर 10 EMP होता है। अगर लिखा A इक्वल टू 10, तो 10 तो वैल्यू हो गया, है ना, मतलब A उस 10 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ना, उस लोकेशन का एड्रेस है ये, जहाँ पे आपने 10 को स्टोर किया हुआ है। 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल के नेम असाइन करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऐसे लेमन टर्म में कहना चाहते हो कि हाँ भाई ये EMP है, तो कह लो। ठीक है, अगर अपने समझने के लिए कहना चाहते हो कि यहाँ ये EMP ऑब्जेक्ट है, तो कह सकते हो आप, बट एक्चुअली दिस इज रेफरेंस वेरिएबल। ये आपका ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में बनता है ना, ये उससे पॉइंट करता है। ओके, तो ये जो एक्चुअल जो वे है ना, इसे हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। बट हम कभी कभार क्या कह लेते हैं, जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म में क्या कह लेता हूँ, कहता हूँ हाँ EMP इज ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, है ना, ये कह सकते हैं आप EMP इज ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, बट एक्चुअली में रेफरेंस वेरिएबल होता है, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। गेटिंग माय पॉइंट। बट जनरली हम लोग कहते क्या है, EMP क्या ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का। ओके, तो आप समझ जाना कि ये रेफरेंस वेरिएबल है जो आपके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो मेमोरी में कहीं बनता है। किसने बोला नेम सेल ऑब्जेक्ट है भाई, ये आपका जो मेमोरी एरिया मिला है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
जिसके अंदर ये वैल्यूज हैं पड़ी हुई, प्रॉपर्टीज है पड़ी हुई। दिस इज एक्चुअली, इसको एक एड्रेस मिलता है, ठीक है जी। एंड ये इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है, तो ऐसे आपका बनेगा ऑब्जेक्ट, फाइन, और ये से पॉइंट करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी अभी क्या है, मैंने इन मेंबर्स को बनाया है। अब जैसे हम स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं ना, वैसे हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा EMP डॉट EID इज इक्वल टू 101। ऐसे हमने स्ट्रक्चर में किया था ना, याद है आप लोगों को? यहाँ पे नेम ऐसे दे दोगे, चल जाना चाहिए। ठीक है, ओके, इसे कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो पढ़िए यहाँ पे क्या कह रहा है, EID is private, okay, string employee is private, floating is private। तो कह रहा है भाई ये सिक्योर डेटा है, इस डेटा को एक्सेस करना है तो इसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाओ, आप उससे एक्सेस कर सकते हो। बाहर आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के इसे एक्सेस नहीं कर सकते, बात समझ रहे ना? तो ये EMP ऑब्जेक्ट इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता क्लास के बाहर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये प्राइवेट है इनका नेचर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हमने डेटा को सिक्योर कर लिया, फाइन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पब्लिक बना देता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा ऐसे PUBLIC और मैं कोलन लगा दूंगा, ठीक है। मतलब इस पब्लिक के स्टेटमेंट के बाद जितने भी फील्ड्स है ना, सबका नेचर पब्लिक है, ओके। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, ठीक है, कंपाइल हो गया, चल भी गया, मतलब एरर नहीं आया ना। तो यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर का मेंबर को जैसे पब्लिक बनाया, मतलब अब मेरा इंटेंशन क्या है जी, स्ट्रक्चर में ना प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं होता है, वहां पर डेटा सिक्योर नहीं होता है। C++ के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बट जो सी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें मेंबर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। वहां पे मैंने बताया ना, वहां पे फंक्शनल अप्रोच होता है ना, कोई भी फंक्शन किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। वहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता डेटा पे। बट यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ तो बाहर वाला डेटा एक्सेस कर रहा है, अगर मैं मना कर रहा हूँ तो बाहर वाला एक्सेस नहीं कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए, तो उसके बाद इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कराना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे प्रिंटफ, और सॉरी सी आउट, ठीक है, और ऐसे लिख देंगे क्या पहले आपका। अब अगर मुझे EMP के थ्रू EID एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? तीनों वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, EID भी, नेम भी, सैलरी भी। नहीं जी, कुछ नहीं, पब्लिक वो बन गया भाई, सब पब्लिक थोड़ी बनाना है आपने। हम क्या लिखेंगे, EMP डॉट EID, ठीक है, फिर ऐसे, उसके बाद EMP डॉट नेम, और फिर ऐसे EMP डॉट सैलरी। तीनों वैल्यू सब प्रिंट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और बैकस्लैश n लगाना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं पे एंड L, ये बैकस्लैश n के लिए होता है, एंड लाइन, ओके। अब इसे रन करते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा, सीधे मिल गया आपको, ओके। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है थोड़ा सा, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे? ऐसे। तो पहले क्या नेम प्रिंट करना है ना, पहले EID, तो EID कोलन, यहाँ पे EID प्रिंट हो जाएगी, ओके।
और यहाँ पे आपको नेम प्रिंट करना है ना, तो मैंने क्या किया, पहले बैकस्लैश एन लगा दिया ऐसे, या फिर आप एंडल भी लिख सकते हो, ओके। और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे नेम कोलन, यहाँ पे आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, ओके। और इसके बाद इस जगह पे सैलरी, सैलरी, ठीक है, कोलन, यहाँ पे आपकी सैलरी प्रिंट हो जाएगी। इससे पहले मैंने लाइन नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। तो बस वही है, बस ये स्ट्रिंग ऐसे जोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और एक लाइन में आपका आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से, ईआईडी नेम एंड सैलरी छोटू, ठीक है। इसमें समझने वाली बात कुछ है ही नहीं भाई, स्ट्रक्चर की तरह तो काम किया यहाँ पे, कहाँ पे समझ में आ रहा है बताइए जी। इसमें समझने वाली कोई चीज तभी हमने कुछ लिखा ही नहीं जी, बताइए क्या समझ में नहीं आया प्रीतम जी। रुकिए, ये अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, बताइए आप जी। प्रीतम जी बताइए क्या समझ में नहीं आया इसमें। सर क्लास के कंटेंट को यूज कैसे किए सर, यही नहीं समझ में आया। वो तो क्या पहले यूज इधर दे रहा था, प्राइवेट था, उसके बाद नहीं है, पब्लिक लगाने से सर यूज कर सकते हैं दूसरे में, पब्लिक दूसरे भाई, तरीके होगा। पब्लिक लगाने का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ इसे कोई भी यूज कर ले, तो उन्हें पब्लिक लगा दिया। अब पब्लिक लगाने का फायदा क्या हुआ, आप इसको डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो बाहर से, ये है पब्लिक लगाने का फायदा। मैं इसको हटा दूं तो अभी ये बोलने लगेगा एरर, अभी ये एरर दे देगा, ठीक है। एरर पढ़ लो बॉटम पे चाहे तो आप, इज प्राइवेट इज प्राइवेट इज प्राइवेट इज प्राइवेट, ठीक है। तो अभी मैं चाह रहा था कि मेरा जो डेटा है बाहर से एक्सेस हो जाए, तो मैंने इसे पब्लिक बना दिया था ऐसे, सब पब्लिक बन गया, चले ठीक है ना, तो हम इसे यूज कर पा रहे हैं। यस ये सर। लाइन में ये बेटा ये बता रहा हूँ ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू डबल होती है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ डबल नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसलिए मैंने इसके आगे एफ लिखा है। मैं इसको हटाता हूँ, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। मैंने इसे रन किया, चल जाना चाहिए, चल गया। बट देखो यहाँ पर डबल और फ्लोट दो चीजें होती है ना, तो अगर आप चाहते हो मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहा हूँ, मैं एफ लिखता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट से डबल कंसिडर कर लेता है, ठीक है ना। तो बताने का तरीका है कि मैं फ्लोट वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैं डबल वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, चलिए ओके। तो भाई इस तरीके से, ठीक है, देखो हम अपने डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो डेटा है, फाइन, तो यहाँ पे डेटा आपका सिक्योर नहीं है, क्यों नहीं है, कि आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो, कर सकते हो ना, कुछ भी पास कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि बाहर बाहर से मुझे जो ईआईडी मिले वो हमेशा 100 के ऊपर की ईआईडी मिले, ठीक है, 100 से नीचे की ईआईडी मुझे नहीं मिले, सपोज मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो उस चीज को रोकने का भी मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है अभी, तो क्योंकि आप डेटा बाहर से भेज रहे हो ना, मैं इसे रन कराता हूँ ना, तो जो भी डेटा बाहर से आएगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 99, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा कैसा है, मेरा डेटा पब्लिक है, बाहर वाला किसी भी तरीके से मेरे डेटा को यूज कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाहर वाला मेरे अकॉर्डिंग ही डेटा को यूज करे। तो मैंने अगर कह दिया कि एम्प्लॉय आईडी अगर आपकी 100 से ऊपर है तो ही अलाउड होगी, अगर 100 के नीचे की तो अलाउ नहीं होगी, बात समझ रहे ना। तो अगर आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, देन हम कभी भी अपने डेटा को पब्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये तरीका यहाँ से छीन लूंगा, कैसे, इन्हें प्राइवेट बना दूंगा। अब ये प्राइवेट बन गया ना, बन गया कि नहीं, अब बताइए मैं एक्सेस कर पाऊंगा इसे,
ठीक है। तो अगर मुझे इन्हें एक्सेस करना है प्राइवेट बना करके भी, तो कैसे करूंगा? मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं प्राइवेट बने रहें। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है। और यहाँ पे देखो, बाहर से मैं क्या करूंगा, अपने बाहर से यहाँ से ना मेरे जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से 3 वैल्यू भेजेगा। उन वैल्यू को मैं इनको असाइन कर दूंगा। ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, सेट डेटा फंक्शन 3 वैल्यू लेता है। पहला इंट ये आईडी के लिए, दूसरा स्ट्रिंग ये नेम के लिए, और तीसरा वैल्यू भेजेगा कोई मुझे फ्लोट टाइप का सैलरी के लिए। ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। देखो यहाँ पे एक मिनट, अब इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है। आप इसे यूज कर नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट है। ओके। तो मैंने क्या कहा, भाई प्राइवेट है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ। आप इस फंक्शन के थ्रू मेरे मेंबर्स को वैल्यू भेजना। ओके। मैं डायरेक्टली अपने मेंबर आपको नहीं दूंगा, मैं आपको अपना फंक्शन दे दूंगा। आप फंक्शन में जो 3 वैल्यू पास करोगे ना, वो मैंने अपने मेंबर को असाइन कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, ये जो फंक्शन है ये आपकी क्लास की बॉडी का पार्ट सॉरी, ये आज तो ठंड लगी आई थिंक। ओके। तो यहाँ पे जो आपका जो ये फंक्शन है, सॉरी, है ना, तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, ये यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हैं आपके पास बेसिकली। ठीक है। तो ये जो आपका सेट डेटा है, ये आपके एम्प्लॉय की बॉडी का पार्ट है कि नहीं है, बताइए। ठीक है ना। तो ये आप ही का मेंबर फंक्शन है ना, मेंबर फंक्शन। तो मैंने बोला था आपको कि अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं, उससे आपके मतलब घर के अंदर कोई चीजें हैं, तो उसको आपका मेंबर तो यूज कर ही सकता है ना, कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। मतलब आपका सेट डेटा इन वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सर वॉइड लगाना सर जरूरी है सर? जी। वॉइड लगाना सर जरूरी है? तो क्या भाई फंक्शन रिटर्न नहीं करता है क्या? कुछ क्या रिटर्न करेगा ये? नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसे रिटर्न टाइप क्या होगा? हमारे ऊपर इंटीजर होता है, दिक्कत दे देगा। यस, यस सर। हाँ। वो भूलिए, वो सब चीजें छोड़िए। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए कि ये जो फंक्शन है आपके एम्प्लॉय का ही मेंबर फंक्शन है ना। देखो इसी की बॉडी के अंदर लिखा है। तो आपके जो मेंबर फंक्शन होते हैं ना, वो क्लास के प्राइवेट मेंबर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा ईआईडी की वैल्यू क्या कर दो, जो मुझे बाहर से आई की वैल्यू मिल रही है ना, उसे ईआईडी के अंदर असाइन कर दो। ऐसे नेम की वैल्यू क्या कर दो, जो मुझे बाहर से एन के अंदर वैल्यू मिल रही है ना, वो नेम को असाइन कर दो। ठीक है। और फाइनली जो सैलरी की वैल्यू क्या कर दो, जो मुझे बाहर से एस की वैल्यू मिल रही है ना, वो असाइन कर दो। ऐसे। ठीक है। फाइन। अब देखो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इनको कॉल करने से प्राइवेट है, बट मैं इस फंक्शन को पब्लिक बना देता हूँ। ठीक है। तो फंक्शन बन गया मेरा पब्लिक। ओके। मतलब अब अगर मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाने के बाद लिखूंगा EMP डॉट लगाऊंगा, तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर एम्प्लॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के 3 फील्ड्स हैं जो उसकी मेमोरी के अंदर बनेंगे। ठीक है। और ये वो बिहेवियर है जिसके थ्रू आप मेंबर्स की वैल्यू को चेंज कर पाते हो। ठीक है ना। तो आपने यहाँ से सेट डेटा फंक्शन कॉल किया, कैसे कॉल करोगे? EMP के अंदर ही तो सेट डेटा बना हुआ है। EMP जो है आपकी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये सेट डेटा को भी यूज कर सकता है। तो लिखा मैंने EMP डॉट सेट डेटा, और सेट डेटा को 3 वैल्यू चाहिए ना, तो लिखा मैंने ऐसे 101। ठीक है। दूसरा लिखा मैंने यहाँ पे जेम्स, कहाँ पे हैं आप? तीसरा लिखा मैंने यहाँ पे सैलरी वेयर आर 13,000 यू? लाइक दिस, 13,000 लाइक दिस। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने या वेयर आर एम्प्लॉय यू? के थ्रू
3 डेटा भेज रहे हो, तो 101 जा रहा है आई में, जेम्स जा रहा है एन में, 30,000 जा रहा है एस में, और इसके थ्रू ये आपके मेंबर्स को असाइन हो जा रहा है। दिख रहा है आपको? तो कैसे मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, फंक्शन मेरा पब्लिक है तो फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ। तो फंक्शन को मैंने अपना डेटा सेंड कर दिया और फंक्शन ने जो सेंड की वैल्यू है ना, उन्हें मेरे प्राइवेट मेंबर को असाइन कर दिया। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे मैं ऐसे कंपाइल करता हूँ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये वर्क कर रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहोगे सर इसका फायदा क्या है? देखिए अभी भी तो मैं बाहर से डेटा भेज रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 99 भेज दूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, बट देखो यहाँ पे एक तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, कि अगर 100 से बड़ा है तो ही हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को EID को असाइन करेंगे। अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आपको लगता है कि यह आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को सुधार कर सकें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और मैं कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मैं अपलोड करता हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।